तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आज देखेंगे भाग 7 आजमगढ़ के फाका कसी, जिसका शीर्षक है, और पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले भाग 7 के पार्ट 2 देख चुके हैं। तो आज पार्ट 3। यह क्या चल रहा है? यह आत्मकथा है डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा लिखित मुर्दहिया। हमने यहाँ तक देखा था कि ये महिलाएं, ये जो डूबी ये महिलाएं पान चबाती मशीनों में बदल जाती थी और इनको देखते ही ऐसा लगता था मानो सारा शहर इनसे परिचित हो। यहाँ तक देखा है। आज देखते हैं इसके आगे। कालीनगंज के संदर्भ में एक अन्य घटना से मैं कई दिनों तक मानसिक तौर पर परेशान था। मेरी चचेरी मौसी के बेटे, चचेरी मौसी मतलब कि चचेरी मौसी जानते हैं, अपनी मौसी नहीं, चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए। क्या? कौन आया? फिर से रिलेट कीजिए। मेरी चचेरी मौसी के बेटे देवनारायण, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के छात्र थे, मेरे तांत्रिक रिश्तेदार के पुत्र दीपचंद के साथ अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आए। उनके साथ आए, ठीक है। घटना मई 1965 की है। वो दोनों रात में मेरे यहाँ रुके। खा पीकर करीब 10 बजे रात को देवनारायण पान खाने के लिए हमें चौक पर ले गए। पान खाने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि चलकर कालीनगंज में मुजरा सुना जाए। देवनारायण दिल फेंक किस्म के बड़े चुहलदार व्यक्ति थे। उन दिनों मुजरा का खूब प्रचलन था और रईस ज्यादा कोठों पर जाकर पण सुंदरियों के नाच गान में खूब रम जाते थे। मेरे हट करने के बावजूद देवनारायण दीपचंद के साथ कालीनगंज की सड़क पर चल पड़े। यानी लेखक ने मना किया, उसके बावजूद भी चल पड़े। दिल फेंकते ही 10 कदम आगे जाने पर पीछे से मैं भी उनके साथ हो लिया। सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद दाईं पटरी के एक मकान से घुंघरू के साथ तबले की थाप पर सारंगी की केंको वाली ध्वनि यकायक गूंज उठी। देवनारायण के नेतृत्व में हमारा काफिला गुजतेश्वर की तरफ मुड़ गया। एक बंद खिड़की से आवाज आ रही थी। खिड़की पुराने जमाने की 2 पल्लों वाली थी। बीच में कुछ फोफर ऊपर था तथा कुछ नीचे। ऊपर वाले फोफर मतलब कि खाली स्थान था। फोफर मतलब खाली स्थान, जिससे कि अंदर बाहर देखा जा सके। फोफर पर निगाह गड़ा कर देवनारायण ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं कहीं बीच में दीपचंद ने आंखें गड़ा ली और मैं सबसे नीचे निहुर कर फोफर में झांकने लगा। मुझे नर्तकी के सिर्फ घुंघरू लिपटे पैर तथा तबला ठोकते तबलची के हाथ दिखाई दे रहे थे। देवनारायण नर्तकी का ऊपरी हिस्सा देखकर बताते रहे कि वह कितनी सुंदर थी। सौंदर्य वर्णन के साथ ही वो बोल पड़े, इतना स्टूडेंट जैसन लगती हो। ऐसा सुनते ही दीपचंद बोल उठे, तुम्हार क्लास फेलो हुई, मतलब तुम्हारी सहपाठी होगी। हम दोनों के बीच दीपचंद की हालत त्रिशंकु जैसी थी, क्योंकि खिड़की में फोफर की स्थिति कुछ ऐसी थी जिससे वे उछलती कूदती नर्तकी का कोई भी हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। इस तरह हम तीनों की निगाहों से तार तार होती बेखबर नर्तकी गाने लगी। नजरिया नजरिया डरिया लागे ही लड़ावत के नजरिया, अखिया तुहार वही जैसन अमवा के फरिया, डरिया लागे हो लड़ावत के नजरिया, मतलब नज़र लड़ाते हुए डर लग रहा है और आँख तुम्हारी ऐसी है गोरी जैसे कि आम का फल। इस गाने की तीसरी लाइन के साथ ही नर्तकी तबले की तेज थाप पर जोर से उछल पड़ी। उसके घुंघरू मेरी निगाहों से ओझल हो गए। त्रिशंकु की तरह खिड़की पर लटके दीपचंद ने पहली बार उसके पैर देखे, किंतु अखिया त्योहार गोरी जैसन अमवा के फरिया के धुन पर देवनारायण एकदम बेकाबू होकर जोर से बोल पड़े, जियो राजा जियो, जियो राजा। संयोगवश उनकी यह आवाज़ खिड़की के फोफर से होती हुई अंदर बैठे महफिल तक जा पहुंची, क्योंकि जोर से चिल्ला दिए। यह बड़ा तगड़ा आदमी अचानक खिड़की पर आधमका। एक तगड़ा आदमी। हम उससे बिल्कुल बेखबर थे। उस आदमी ने दाएं हाथ से देवनारायण की गर्दन और बाएं हाथ से मेरी गर्दन पकड़कर जोर से एक दूसरे के सिर से सिर टकराते हुए गालियों की भरमार कर दी। वह कहता गया, रंडीबाजी करे के हव त भीतरा आवा। त्रिशंकु की स्थिति वाले दीपचंद उसके प्रहार से साफ बच गए। मैं उस व्यक्ति से हाथ पैर जोड़ता रहा।
एक हाथ से नारायण, एक हाथ से त्रिशंकु दीपचंद बच गया। ये हाथ पैर जोड़ने लगे लेखक। जैसे तैसे उससे छुटकारा पाकर हम तेजी से भागते हुए आजमगढ़ चौक पर दाखिल हो गए। किसी को पीछे आता न देखकर बड़ी राहत महसूस हुई थी। चौक पर पहुंचकर मैं देवनारायण पर बरस पड़ा। जवाब में वे सिर्फ हंसते रहे और कहने लगे, ई कुल का मजा लेवे के चाहिए। 40-50 साल बाद सोची के देखबा तो बड़ा मजा आई। इस घटना से तत्काल मैं कई दिनों तक मानसिक परेशानी से जूझता रहा, किंतु 45 साल बाद इसे सोचकर देवनारायण को बिल्कुल सही पाया। कालीनगंज के संदर्भ में विनय पिटक में वर्णित भद्रवर्गी कथा याद आती है। गौतम बुद्ध सारनाथ में प्रथम उपदेश देने के कुछ दिन बाद उरुबेला यानी बोधगया को वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक संघन जंगल था। वहीं बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अचानक वहां से 30 व्यक्तियों का एक झुंड गुजरा। विचित्रा बुद्ध को देखकर इन व्यक्तियों ने उनसे पूछ लिया कि क्या उन्होंने इधर से गुजरती किसी औरत को देखा। बुद्ध ने उनसे पूरा विवरण पूछा। इन 30 ने बताया कि वे अपनी पत्नियों के साथ मनोरंजन के लिए वनखंड में आए थे, किंतु उनमें से एक बिना पत्नी का था, इसलिए उसके लिए एक वेश्या लाई गई थी। उन्होंने आगे बताया कि जब वे सभी शराब के नशे में इधर उधर घूम रहे थे, वो वेश्या सारा आभूषण आदि लेकर कहीं चंपत हो गई, अतः वे उसी स्त्री को ढूंढ रहे थे। इस पर बुद्ध ने उन 30 व्यक्तियों से कहा, तुम सभी उस स्त्री को ढूंढना चाहते हो या स्वयं को। बुद्ध के इस दार्शनिक प्रश्न को सुनकर इन 30 व्यक्तियों की संवेदना जाग उठी और वो बुद्ध से उपदेश सुनकर भिक्षु बन गए। बाद में चलकर वे भद्रवर्गीय भिक्षु कहलाए। संभवतः यदि हम तीनों उसके साथ हुए होते तो भद्रवर्गीय भिक्षुओं की श्रेणी में अवश्य आ गए होते। इस घटना के 1 महीना बाद दीपचंद मेरे पास फिर आए। आर्थिक परेशानियों से पढ़ाई छूट जाने की आशंका से मैं हमेशा ही घिरा रहा। आजमगढ़ के कुछ छात्रों से मैंने सुना था कि जो लोग ईसाई बन जाते हैं उन्हें चर्च वाले पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा देते हैं। उदाहरण स्वरूप वे शहर के प्रसिद्ध मिशन कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम थियोप्लस का नाम लेते हैं। उनके अनुसार थियोप्लस अपने आरंभिक जीवन में किसी मुसहर के अनाथ बालक थे। अपने बचपन में वे एक दिन आजमगढ़ से मऊ जाने वाली सड़क पर गिरा चोटा चाट रहे थे। इस दौरान उसी सड़क से कोई चर्च का फादर गुजर रहा था। वे इस बालक को अपने साथ ले गए और खूब पढ़ाया लिखाया। बाद में यही बालक आजमगढ़ का सबसे लोकप्रिय कॉलेज का प्रिंसिपल बना। थियोप्लस के पीछे जुड़ी इस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और मन ही मन ठान लिया था कि मैं भी ईसाई बनूंगा ताकि आगे की पढ़ाई जारी रखूं। देख ले मन का ऊहापोह। आजमगढ़ रोडवेर के पास एकमात्र चर्च था। मैंने रात में खाना खाने के बाद दीपचंद से ईसाई बनने के इरादे को जाहिर कर दिया और तुरंत चर्च जाने के लिए जिद करने लगा। दीपचंद मुझे समझाते रहे कि मैं ईसाई बनने का इरादा छोड़ दूं, किंतु मैं शंकर की मूर्ति के पास से एक रिक्शा पकड़कर रोडवेज स्थित चर्च के लिए रवाना हो गया। दीपचंद मेरे साथ चश्मदीद के रूप में गए। जब मैं रात के करीब 9 बजे चर्च पर पहुंचा तो उसके विशाल लौह फाटक पर बहुत बड़ा ताला लगा था। रविवार का दिन था। मैं अत्यंत निराश होकर चर्च से लौटा। यदि उस दिन हल पाते ही अवश्य ईसाई बन गया होता। चर्च के उस बड़े ताले ने मेरी मंजिल बदल दी। दीपचंद उस रात बहुत खुश हुए थे क्योंकि वे अत्यंत हिंदूवादी थे। दूसरे दिन ईसाई न बनने का आश्वासन लेकर वे चंडेसर वापस लौट गए जहाँ वे शिक्षारत थे। उधर डीएवी कॉलेज का माहौल ठीक नहीं था। मुझे बार बार पश्चाताप होता कि राम खिलावन मामा ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया। आरएसएस का हिंदूवादी दर्शन मुझे बेचैन कर देता। डीएवी के प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक आरएसएस से जुड़े हुए थे। बार बार अंबेडकर हॉस्टल के मेस में खाना बंद और दुक्कू की पकौड़ी उधार न मिलने की स्थिति में मैं एकदम घबरा गया था। सिर्फ एक ही सहारा था, दलितों को सरकार से मिलने वाली आवश्यक स्कॉलरशिप जो 27 रुपये मासिक हुआ करती थी। 27 रुपये की धनराशि उस जमाने में मासिक खर्च के लिए पर्याप्त थी, किंतु यह बहुत देर से मिलती। करीब 9 महीने के बाद मार्च 1965 में पहली बार 6 महीने की स्कॉलरशिप के 162 रुपये मुझे मिले। मैं अत्यंत खुश हुआ। यह हाई स्कूल पास करने वाली से कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी थी। मैंने सोचा कि आगे भूखमरी से सामना नहीं होगा और पढ़ाई अच्छी तरह जारी रहेगी। उस समय मेरी कक्षा के सबसे गहरे दोस्त थे देवराज सिंह। वे बस्ती जिला के रहने वाले थे और डीएवी कॉलेज में इसलिए पढ़ने आए थे क्योंकि उनके बड़े भाई आजमगढ़ में सप्लाई ऑफिसर के रूप में नियुक्त थे।
अतः वे काफ़ी संपन्न थे। देवराज सिंह अक्सर मेरी अंबेडकर हॉस्टल में मुझसे मिलने आते और मैं दुक्कू की पकौड़ी से उनका स्वागत करता। एक परंपरा के अनुसार लेट मिलने वाली उस स्कॉलरशिप का पूरा ब्यौरा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था, जिससे सबको पता चल जाता था कि किसको कितने रुपए मिले। जिस दिन मुझे 162 रुपये मिले, उसके ठीक दूसरे दिन देवराज सिंह कॉलेज जाने से थोड़ा पहले अंबेडकर हॉस्टल आए। हमेशा की तरह उस दिन भी दुक्कू की पकौड़ी ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद हम दोनों ने मातबरगंज के बीच वाले शॉर्टकट रास्ते से डीएवी कॉलेज के लिए रवाना हो गए। कॉलेज से थोड़ा पहले एक एकड़ वाला सुनसान मैदान था। उसी मैदान के बीच से डीएवी कॉलेज के लिए रास्ता गुजरता था। देवराज सिंह बड़े सामान्य ढंग से मुझसे गप लड़ाते चले जा रहे थे। जब उस मैदान के बीच में हम पहुंचे तो देवराज के प्रश्न पर मुझे अचंभा तो अवश्य हुआ, किंतु कह दिया कि दोस्ती के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। इतना सुनते ही देवराज सिंह अचानक एक रामपुरी छुरी मेरे सीने पर लगाकर कहने लगे, आपके पॉकेट में कल मिले 162 रुपये मौजूद हैं, उसमें से 81 रुपये मुझे चाहिए। मतलब आधा, 162 का आधा 81, क्योंकि वहाँ पे लिस्ट लगा था, देख लिए थे। बाकी से अपना खर्चा चलाइए, अन्यथा दोस्ती के लिए अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए, अर्थात जान गंवाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। उनका अचानक परिवर्तित रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया और अविलंब उन्हें 81 रुपये सौंप दिया। बाकी 5 मिनट का रास्ता हम दोनों ने साथ साथ किंतु पूर्ण रूप से मौन व्रती के रूप में तय किया। ऊपर से एक घनिष्ठ दोस्त और अंदर से उसके उक्त रूप से मैं अत्यंत लज्जित महसूस करने लगा। हमेशा यह सोचकर चिंतित हो जाता कि पता चलने पर लोगों के बीच मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा। हॉस्टल के छात्र यही कहेंगे कि ठाकुरों से दोस्ती का ऐसा ही परिणाम होता है। यह सोचकर मैंने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। कई छात्र गैर दलितों से मेरी दोस्ती पर पहले भी उंगली उठा चुके थे। उस बुरी स्थिति में रुपए का इस तरह खो जाना मेरे लिए एक बड़ा संकट था। विश्वास नहीं होता था कि देवराज सिंह जैसे दोस्त मेरे साथ वैसा बर्ताव कर सकते थे, जो कि पहले से ही संपन्न थे। आगे भी मैं डरता रहा कि जब भी स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसका आधा हिस्सा देवराज सिंह अवश्य छीन लेंगे, किंतु भला ही उनका उन्होंने दोबारा वैसा नहीं किया। होता यह था कि 6-8 महीने बाद जितनी स्कॉलरशिप मिलती उससे कहीं ज़्यादा इधर उधर से मैं उधार ले लिया करता। परिणाम स्वरूप सारा पैसा उधार चुकाने में ही खप जाता, किंतु देवराज सिंह द्वारा छीने गए पैसों से उत्पन्न परिस्थिति से आगे भी मेरा फाका कसी का अंत नहीं हुआ। इस घटना को बीते 45 साल हो गए। देवराज सिंह से कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, मगर कभी मिल गए तो मैं उनका स्वागत पकौड़ियों से अवश्य करूँगा। इस दौरान मुझे पहली बार शराब पिलाने वाले लाल बहादुर सिंह 2-3 महीने में एक बार मुझसे मिलने अंबेडकर हॉस्टल अवश्य आ जाते। उनके आते ही पुरानी महफिल शुरू हो जाती। अब आज भाग 7 आजमगढ़ के फाका कसी पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, यह पार्ट 3 जो चल रहा था, इसमें इतना ही। पार्ट 4 और आखिरी पार्ट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, सुझाव और शिकायत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।